हे फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ जो हमारे बीएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके फर्स्ट ईयर से रिलेटेड पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैं आपको 30 क्वेश्चंस करवाऊंगी फ्रेंड्स। अगर आप बीएड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो जो इंग्लिश की पेडागोजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और हमें टफ़ भी लगती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी वे में ये क्वेश्चंस करवाएंगी। आई होप आपको पसंद आएगी। इसके लिए आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली और भी वीडियोस देखने को मिलें। और अगर आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज़ नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005। इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल, कौन सा नियम नहीं था NCF 2005 में। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, की स्कूल जो नॉलेज है उसको स्कूल के बाहर लाइफ से जोड़ना। तो ये फ्रेंड्स 2000 जो 5 का NCF था उसमें ये बात बोली गई थी, तो ये राइट है। सेकंड है इंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, कि वो उनको जॉब देने की अपॉर्चुनिटी जो है उसको प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये NCF 2005 में नहीं कहा गया है कि वो आपको एश्योर करती है कि आपको जॉब देगी। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल, तो हमें नहीं बताना कि कौन सा NCF 2005 में नहीं था। तो यही ऑप्शन है कि ये जॉब की अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। थर्ड वाला, एंश्योरिंग लर्निंग शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रूट मेथड्स, की ये रूट मेथड से जो है हमें लर्निंग को शिफ्ट करती है, तो ये करेक्ट था। NCF में बोला गया था कि नए नए तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाए। फोर्थ है मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल। देखिए आपको पता है कि NCF 2005 आने के बाद जो है हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गए थे। तो ये बाकी सभी जो है करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे जो नोट आएगा नहीं है इनमें से, वो हमारा रहेगा बी, प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो बी रहेगा। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना होता है। यहाँ पे कि नोट लिखा गया है या ट्रू लिखा गया है, तो यहाँ लिखा गया है नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इट मीन्स रॉन्ग है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ये करेक्ट है कि जो इंग्लिश है वो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है वर्ल्ड में, तो बोली जाती है काफ़ी हद तक। इंग्लिश जो है सेकंड नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सेकंड ऑप्शन है लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। ये भी करेक्ट है कि अगर हमें हायर एजुकेशन चाहिए तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। थर्ड है इंग्लिश ब्रिजेज द गैप बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स। ये भी हमारा करेक्ट है कि जो इंग्लिश है वो ब्रिज का काम करती है जो डिफरेंट डिफरेंट जिनकी मदर टंग होती है। ये भी हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, दूसरे हम जब कंट्रीज़ में भी जाते हैं तो लोग जो है इंग्लिश उनके लिए कॉमन होते हैं, इंग्लिश मोस्टली सभी लोग बोलते हैं, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस वो नहीं बोलते। तो ये जो है ब्रिज का काम करती है जो जिनकी की डिफरेंट मदर टंग होती है। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें बताना कि रॉन्ग कौन सा। तो जो डी वाला है आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। देख लेते हैं ये क्या है। इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। इसमें कहा गया है कि इंग्लिश जो है मुश्किल से ही कोई उसका जगह है इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोला जाता है। मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उनमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। तो इंग्लिश जो है वो सेंटर है इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पे लिखा गया हार्डली, तो हार्डली नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। थर्ड देख लेते हैं हम क्वेश्चन, रीडिंग स्टोरीज नॉवेल्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स डैश रीडिंग। तो ये कौन सी रीडिंग को जो है फैसिलिटेट करता है, तो दैट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग। देखिए रीडिंग काफ़ी तरह की होती है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एक्सटेंसिव रीडिंग, क्योंकि जब भी हम स्टोरीज़ को रीड करते हैं तो हमारे जो है वो
जैसे कि एक्सप्रेस करते हैं हम उसको साथ में, तो स्टोरीज़ को रीड किया जाता है तो वो बोल कर किया जाता है, तो ये एक्सटेंसिव हो जाएगा। फोर्थ है हमारा, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द अर्ली एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी इन। जो टीचिंग एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड में, वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, तो वो हमारी किस में होनी चाहिए, द फर्स्ट लैंग्वेज। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है मतलब उसकी मदर टंग है, उसी में जो बच्चे की शुरुआत की जो स्टडी है, उसकी एजुकेशन है, वो मदर टंग में दी जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से उसको समझ सके। और बाद में इसको हमें सेकंड लैंग्वेज सिखानी चाहिए या फिर फॉरेन लैंग्वेज जो वो बाद में सिखानी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को उसकी फर्स्ट लैंग्वेज में, जो कि उसकी मदर टंग होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, उसमें बच्चे को एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये एनसीएफ 2005 में भी बोली गई थी ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन द टीचर ट्राइज टू। जो कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन होता है जिसको हम CCE भी बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जाम्स में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCE। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो है टीचर को क्या ट्राई करना चाहिए, तो देखिए डायरेक्ट हम आंसर्स देख लेते हैं अभी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, वो रहेगा हमारा C, आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड्स ऑफ द लर्नर्स इन अ ग्रुप। कि जो ग्रुप होता है उसमें बच्चों की जो स्पेशल नीड्स होती हैं उनको टीचर को ट्राई करना चाहिए कि वो उसको कैरी आउट कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके, ताकि वो हर बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनइवेटेबल सिंस। तो ये कब से जो है टीचिंग इंग्लिश है इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज, वो कब से इम्पोर्टेंट हुई है, हमें इसमें ये बताना है। तो इसका रीज़न क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश इज़ अ लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। की जो इंडिया में है सेकंड एज ए सेकंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश को क्यों टीच किया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि इंग्लिश जो है वो लिंक लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर हम बच्चे को एज ए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश टीच करेंगे तो वो बाहर जाकर भी उसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द अल्फ़ाबेटिक मेथड, द फोनिक मेथड, द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विद। देखिए जो अल्फ़ाबेटिक मेथड है, फोनिक मेथड है, वर्ड मेथड है या सेंटेंस मेथड है, ये किससे एसोसिएट है, ये किससे रिलेट करता है। देखिए हमारी 4 तरह की स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो आपको बताना है कि जो अल्फ़ाबेटिकल और फोनिक मेथड है ये किससे रिलेट करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग से रिलेट करते हैं। जहाँ पे देखिए फोनिक आया है तो फोनिक हमारा जो होता है वो बोलने से रिलेटेड होता है। पहले हम अल्फ़ाबेट्स को रीड करते हैं, फिर हम वर्ड्स को रीड करते हैं, फिर सेंटेंस को। तो ये हमारा किससे एसोसिएट होगा, रीडिंग से। क्वेश्चन नंबर 8 है, समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विद डैश स्किल। तो नोट मेकिंग, देखिए नोट मेकिंग से और रिपोर्टिंग से हम यहाँ पे अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं कि नोट मेकिंग तो किस में आएगा, राइटिंग में आएगा। हम रिटन में होता है नोट मेकिंग, तो ये होता है हमारा राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 9 है, होलिस्टिक इवेल्युएशन ऑफ लर्नर्स इज़ डन बाय। होलिस्टिक का मतलब देख लेते हैं, यहाँ पे होता है संपूर्ण, इट मीन्स होल। तो होलिस्टिक इवेल्युएशन ऑफ लर्नर्स डन बाय, तो किसके द्वारा कम्प्लीटली जो है इवेल्युएशन हो सकती है बच्चे की, दैट इज़ C, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। आजकल देखिए CBSE में बहुत ज़्यादा जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द राइट ऑफ एजुकेशन, द राइट ऑफ एजुकेशन मीन्स RTE, द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज मेड। तो ये कब बनाया गया था फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन भी 2 तरह से पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है मेड, कि कब बना। तो
ये बना था 2009 में, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये कब जो है लागू किया गया, दैट इज़ 2010, क्योंकि जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो तभी ये लागू हुआ था। लेकिन ये बना कब था? 2009 में। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंट पहचान में आना चाहिए कि क्या पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए कि वॉज मेड, तो दैट इज़ 2009। एंड अगर पूछा जाए कि कब इसको अप्लाई किया गया, तो दैट इज़ 2010, 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ लैंग्वेज इज़, तो एक लैंग्वेज जो है वो क्या है? ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो ये जो है अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स फॉर जनरेटिंग स्पीच, दैट इज़ बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। और जो ये रूल्स हैं, ये जो है सेट होता है इन रूल्स का किसी भी लैंग्वेज में, तो जिसको कि हम देखिए मोस्टली आपने देखा होगा लिपि बोलते हैं उसको हम। तो जो ग्रामर रूल्स होते हैं उसमें, वो किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो एक सेट है स्पेसिफिक रूल्स का स्पीच को जनरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज़ इन। सेकेंड लैंग्वेज सीखने का बेस्ट टाइम कब होता है? तो दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स। जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसका क्या मीन्स है? तो कई बार देखिए हम वर्बल से सोच लेते हैं कि जो हम बोलते हैं सिर्फ वही वर्बल में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका आएगा सेंडिंग ए मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग। जो हम रिटन में भी भेजते हैं वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है मेटालिंग्विस्टिक्स अवेयरनेस इज़। जो मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस है वो क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज के बारे में, किसी भाषा के बारे में हम सोच सकते हैं, बात करते हैं, तो दैट इज़ मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाफ आ गया हमारा, 15 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। टोटल हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच स्किल्स आर रिसेप्टिव। देखिए दो तरह की हमारी स्किल्स हैं। टोटल स्किल्स हमारी 4 हैं। 2 जो है हमारी वो रिसेप्टिव हैं, और जो 2 है वो हमारी वो कैसी हैं? प्रोडक्टिव हैं। प्रोडक्टिव मतलब जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम कुछ राइट कर रहे हैं तो हम अपने जो आइडियाज़ हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारी जो राइटिंग और स्पीकिंग है वो प्रोडक्टिव में आती है स्किल में। और जो रिसेप्टिव है वो होता है जो हम रिसीव करते हैं, जैसे कि हम सुन रहे हैं तो हमने कुछ रिसीव किया है, हम रीड कर रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव की है, तो दैट इज़ रिसेप्टिव। तो हमारी जो लिसनिंग और रीडिंग है वो हमारी रिसेप्टिव स्किल्स हैं, दैट इज़ बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेजेस। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लैंग्वेज के बारे में ट्रू है? तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ भी लगता है, क्योंकि जब पूछा जाता है इनमें से कौन सा ट्रू है या ट्रू नहीं है, तो वो हमें लगता है कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस हो जाता है, उसके बारे में हमें डीपली पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑल, इसमें पूछा गया कि ट्रू कौन सा है। ऑल लैंग्वेजेस यूज एसेंशली द सेम नंबर ऑफ साउंड्स। की जो सभी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें सेम नंबर की साउंड होती है, तो ये सही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हिंदी में अलग साउंड्स हैं और इंग्लिश में अलग साउंड्स हैं, तो सभी में सेम नंबर साउंड्स नहीं होती, सभी में अलग अलग संख्याएं होती हैं साउंड्स की सभी लैंग्वेजेस में। तो ये हमारा ट्रू नहीं है। बी देख लेते हैं। ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर इन स्कूल। कि जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो जो लैंग्वेज के रूल्स हैं वो स्कूल में सीखते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो नेटिव लैंग्वेज है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज को बोलते हैं, मदर टंग को बोलते हैं, तो वो हम जो है अपनी फैमिली से सीखते हैं, वो हम स्कूल से नहीं सीखते। स्कूल से हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो ये जो है ये भी ट्रू नहीं है हमारा। सी देख लेते हैं अब। वाइल द डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज डिफरेंट फोनेमीज दे ऑल एसेंशली शेयर द सेम सिंटैक्स। तो ये भी हमारा रॉन्ग है, वो सेम सिंटैक्स नहीं होते, उनमें फोनेमीज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इनमें जो है कौन सा ट्रू है, ये क्वेश्चन में पूछा गया।
तो डी जो है इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नन ऑफ द अबव। ऊपर वाले जो है वो कोई भी सही नहीं है, सभी जो है रॉन्ग है लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी यहाँ पे 7 लिखा गया बाय मिस्टेक, बट ये क्वेश्चन नंबर 17 है। द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड इज़, कि जो वर्ड है, वर्ड का कॉन्सेप्ट है हमारा वर्ड्स का, उसको बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा करता है, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो इसका लास्ट ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा। वर्ड्स आर arbitrary sounds that are memorized through brute force and are associated in the mental lexicon with the word itself, its sound and its meaning। क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो आर्बिट्रेरी होते हैं, मतलब मनमाने होते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने। देखिए आपने कभी ये चीज़ सोची है कि जो ए है वो हम अल्फ़ाबेट ए लिखते हैं तो उसका साउंड ए ही क्यों है, उसका बी वाली साउंड को हम ए की साउंड क्यों नहीं बोल सकते। तो ये कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, ये मनमाने जो है साउंड्स दे दिए गए हैं अल्फ़ाबेट्स को या वर्ड्स को बोल सकते हैं हम। तो ये जो है वर्ड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम अ कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल लॉ, कि इनमें से जो कौन सी स्टडी है कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल लॉ की लैंग्वेज के बारे में, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, साइको लिंग्विस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन को कौन सी जो डेफिनेशन है वो सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना, ग्रहण करना। तो इसके बारे में जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, द प्रोसेस बाय विच द लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप्स इन अ ह्यूमन में जब कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड एबिलिटी डेवलप होती है तो उसको लैंग्वेज एक्विजिशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं फ्रेंड्स। अ स्टूडेंट रिकमेंड्स द रीडिंग ऑफ द लेटेस्ट बेस्ट सेलर सेइंग दैट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। You listen, trying to make out whether the student's observation is sincere or not. This type of listening can be described। क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें कि एक जो स्टूडेंट है वो किसी भी बेस्ट सेलर की, जो अभी आजकल जो चला हुआ है बेस्ट सेलर, उसके बारे में पढ़ता है और वो कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इस बात को सुनते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो बच्चा सिंसियर है या नहीं है। तो इस तरह की जो लिसनिंग है वो क्या डिस्क्राइब करती है, वो कैसी लिसनिंग है, तो दैट इज़ क्रिटिकल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, चिल्ड्रन डिजर्व मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर द लैंग्वेज दैट दे एक्वायर। द ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज दैट इन मॉडर्न क्लासरूम, कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से ही सीखते हैं, क्रेडिट करते हैं लैंग्वेज को, एक्वायर करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है आजकल के क्लासरूम में किस तरह से इम्प्लाई करते हैं हम, तो स्टूडेंट्स परस्यू देयर ओन लाइन्स ऑफ इंक्वायरी, कि बच्चे जो हैं वो खुद से ही कुछ कुछ पूछते रहते हैं या बोलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया आर, कि जो टेक्स्ट मीडिया के हैं वो कौन से टाइप्स हैं। तो देखिए मीडिया भी हमारा दो तरह का होता है, एक टेक्स्ट मीडिया होता है और एक हमारा दूसरे तरह का मीडिया होता है। तो उसमें हमारा टीवी वगैरह आता है, रेडियो वगैरह आता है, ऑडियो होता है, एक विजुअल तरह का होता है और एक होता है ऑडियो विजुअल। तो यहाँ पे टेक्स्ट मीडिया पूछा गया। टेक्स्ट मीन्स होता है जहाँ पे वर्ड्स वगैरह लिखे हों, अल्फ़ाबेट्स हों, मतलब टेक्स्ट किया गया हो, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, स्टूडेंट्स लर्निंग ए लैंग्वेज ऑफन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स, वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। क्या पूछा गया इसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जब किसी लैंग्वेज को सुनते हैं और फिर उसे बोलते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो यूनिक हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि सभी लैंग्वेजेस में क्या होता है अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। तो जब बच्चा बोलता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होती है। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, तो दैट इज़ बी, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर। तो हमें इसके लिए गेम जैसी एक्टिविटीज़ को रिक्वायर हैं, गेम जैसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए टीचिंग में, ताकि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो लो ना हो। क्वेश्चन नंबर 24 है,
The contemporary target language classroom is a confluence of varied language and language abilities. Teachers should restructure their practices by exploring students too. इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि जो आजकल है उसमें क्लासरूम में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है। मान लीजिए एक टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाया जा रहा है, या कोई दूसरी लैंग्वेज भी है उसको बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों की एबिलिटीज़ को हम कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके लिए टीचर को जो है क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा हमारा। Appropriate challenges based on the syllabus in a secure environment, opportunities for all students to explore ideas and gain mastery। कि अगर कोई टारगेट लैंग्वेज है जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसके लिए हमें एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, चैलेंज देने चाहिए बच्चों को, उनको अवसर दिए जाने चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करे, सामने व्यक्त करे और उस पर लैंग्वेज जो है टारगेट लैंग्वेज उस पर मास्टरी पास के। तो शी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, फोर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि जो बच्चा है लैंग्वेज गेन करता है इसके टेक्स्ट बुक से, तो टेक्स्ट बुक लर्निंग जो है वो होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए यहाँ पे ये पूछा गया है। तो दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। कोरिलेटिव विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, कि वो कोरिलेट करनी चाहिए असेसमेंट के साथ और बच्चे की अचीवमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाइल टीचिंग हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव क्लास इट इज़ नेसेसरी फॉर अ टीचर टू। कि जब बच्चा जो है क्लास में स्टूडेंट सुन रहा है कुछ या उसको इम्पेयर कर रहा है इंक्लूसिव क्लास में, तो टीचर के लिए क्या मैंडेटरी है, क्या ज़रूरी है टीचर के लिए। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा A is the correct option. Make sure that they are inclusive signs and non-verbal signal to strengthen any communication। की कोई भी कम्युनिकेशन है तो उसके लिए जो है साइंस को वो इंक्लूड करेगा और नॉन वर्बल सिग्नल्स को भी इंक्लूड करेगा ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे कम्युनिकेशन को, किसी भी कम्युनिकेशन को। देखिए किसी भी जो लैंग्वेज होती है उसमें साइंस भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो चिन्ह होते हैं हमारे, तो उसके लिए साइन भी जरूरी है, चाहे वो वर्बल हैं चाहे नॉन वर्बल हैं। So A is the correct answer. 27th question is, while translating a subject and using the translation in the mainstream curriculum, the benefit is कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं या फिर करिकुलम में उसको ऐड करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जो इसका बेनिफिट होता है दैट इज़, ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी, इनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिशिएशन। तो ये जो बी है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि जो लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाता है, और सेकंड है अप्रिशिएट करता है स्टूडेंट्स को सीखने के लिए कोई भी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स विद साउंड्स इज डैश मेथड। कि जब किसी टीचिंग करते हैं जब रीडिंग के द्वारा, तो करेक्टर्स को और उनके करेक्टर्स के जो ग्रुप होते हैं उनके जब साउंड्स को ऐड किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है, तो वो कौन सा मेथड होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन इसी तरह का था कि जब भी कहीं साउंड्स की बात आएगी तो दैट इज़ फोनिक मेथड। शी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि जो फोनिक होती है हमारी आजकल सीबीएसई में बच्चों को स्टार्टिंग से सिखाई जाती है तो वो साउंड से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, टीचर्स कैन रिमीडिएट फॉर द स्टूडेंट विद लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी बाय। कि जो टीचर हैं वो कैसे उपचार कर सकते हैं बच्चों की डिफ़िकल्टी का जो कि उन्हें लैंग्वेज लर्निंग में हो रही है। तो इसके लिए जो है टीचर क्या कर सकता है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। कि हर बच्चे पर उसे इंडिविजुअली ध्यान देना होगा उसकी प्रोग्रेस पर भी, और उसको अलग से इंस्ट्रक्शन भी देने होंगे, तभी वो जो है किसी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकता है। अगर उसको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो ऐसे इसका उस प्रॉब्लम को रेमेडिएट कर सकता है।
रेमेडिएट होता है उपचारात्मक से, आपने सुना भी होगा रेमेडियल वर्क होता है, रेमेडियल टीचिंग होती है। तो उपचारात्मक, जैसे बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसका उपचार किया जाता है। उपचार ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, इट मीन्स है कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है कि डिफ़िकल्टी कहाँ आ रही है और इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो का हमारा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। CALP स्टैंड्स फॉर डैश अकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो जो CALP है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे। तो C से क्या होता है? A से देखिए एकेडमिक, L से लैंग्वेज, P से प्रोफिशिएंसी। तो C से क्या आएगा यहाँ पे? तो C इज स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव। C इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे कुछ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके B.Ed एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। So please like the video and share the video.